प्रश्न है, जैसलमेर की पट्टुओं की हवेली क्यों प्रसिद्ध है? चलिए बताइए दोस्तों, ये पट्टुओं की हवेली है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है जैसलमेर के अंदर। तो ये प्रसिद्ध क्यों है? पट्टुओं की हवेली है जो जैसलमेर की है, जो क्यों प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर होगा पत्थर की जालियों की गई कटाई के कारण। जो पत्थरों पर जो जाली की गई है उन कटाई के कारण है ये प्रसिद्ध है। आपका सी ऑप्शन आपका राइट होगा। जहां पर जैसलमेर के पट्टुओं की हवेली में देखने के लिए हम वहां पर जो जालियों की कटाई है वो कटाई को देखने के लिए जाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में वस्त्र नगरी के नाम से विख्यात है। तो बताइए राजस्थान के अंदर वस्त्र नगरी के नाम से कौन सा शहर है वो विख्यात है? तो आपका उत्तर हो जाएगा राइट, क्या होगा? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा है जो वस्त्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, वैष्णव धाम मंदिर किस जिले में स्थित है? आपको बताना है वणेश्वर धाम मंदिर है वो कौन से जिले के अंदर स्थित है? चलिए बताइए दोस्तों, प्रतापगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में। चलिए सभी इसका उत्तर दीजिए, कोई भी गलत नहीं करेगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपके लिए। और सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें, और जो नए विद्यार्थी हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूले, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, वणेश्वर धाम है जो मंदिर है किस जिले में स्थित है? चलिए बताइए, सभी कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर जरूर दें। इन प्रश्नों को आप रट लीजिएगा, आपके दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डूंगरपुर में। वणेश्वर धाम मंदिर है या डूंगरपुर में, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है, स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ किया गया था? ये उदयपुर के अंदर नहीं किया गया था, उदयपुर में नहीं हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये अजमेर में इसका प्रकाशन किया गया था। कहाँ पर है? अजमेर में। तो ये सुप्रसिद्ध ग्रंथ प्रकाशन का प्रकाशन जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था अग्रे अजमेर में। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला है, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। तो चलिए दोस्तों बताइए, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है वो कौन सी है? बताइए, चित्तौड़, उदयपुर, हल्दीघाटी, कुंभलगढ़। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला राज्य किसे कहा है? तो बताइए, फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला राज्य है वो किसको कहा गया है? चलिए बताइए फटाफट, सभी आंसर दीजिएगा, इसका कोई भी गलत नहीं करे। रामचंद्र सेन को, राव मालदेव को, राव जोधा को, और राव बीकाजी को। तो आपका उत्तर हो जाएगा राव मालदेव को। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ? तो बताइए, राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका आरंभ है वो कौन किस स्थान से आरंभ हुआ था? चलिए उत्तर बताइए। अरिनपुरा से, नसीराबाद से, डूंगरपुर से, उदयपुर से। चलिए सभी विद्यार्थी फटाफट इसका आंसर दे, कोई भी गलत नहीं करेगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये आपके लिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नसीराबाद। नसीराबाद से बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला है, बेगू ठिकाना निम्न में से किस जिले में था? तो बताइए, बेगू ठिकाना है निम्न में से कौन सी जिले में है? तो आपका उत्तर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में है। अगला प्रश्न है, हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? तो बताइए दोस्तों, हरिजन सेवा समिति की स्थापना है वो किसने की थी? मानिकलाल वर्मा ने, भोगीलाल पांड्या ने। तो आपका उत्तर होगा भोगीलाल पांड्या। चलिए अगला है, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय है। राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में होता है। सबसे बड़ा चरण है मत्स्य चरण है इसका सबसे बड़ा, और इसके एकीकरण का श्रेय जाता है किसको जाता है? सरदार पटेल को। इसका श्रेय जाता है सरदार पटेल को। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान के एकीकरण के प्रक्रिया में सर्वप्रथम गठित होने वाली इकाई है। तो राजस्थान के एकीकरण में
प्रक्रिया में सर्वप्रथम जो गठित हुई थी वो इकाई, प्रथम इकाई वो कौन सी थी? प्रथम इकाई कौन सी थी? तो वो थी मत्स्य संघ। मत्स्य संघ थी वो प्रथम इकाई थी इसके राजस्थान के एकीकरण की। तो आपका राइट आंसर होगा, इसमें कोई भी गलत नहीं करेगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ में सम्मिलित रियासत थी। तो आपको बताना है कि मत्स्य संघ में सम्मिलित रियासत थी वो कौन कौन सी रियासत थी। तो बताएं दोस्तों, इसमें जो एकीकरण हुआ था, फर्स्ट एकीकरण जो मत्स्य संघ था, उसके अंदर कौन कौन सी रियासत थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा अलवर, भरतपुर और धौलपुर, करौली। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है, राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला है। तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक शहरी जो लिंगानुपात वाला जिला है वो कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा, क्या होगा? टोंक है। टोंक है। तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला है, राजस्थान में प्लाज्मा बैंक की स्थापना कहाँ की गई? राजस्थान के अंदर जो प्लाज्मा बैंक की जो स्थापना की गई थी वो कहाँ पर की गई थी? चलिए बताइए। जयपुर, उदयपुर, जयपुर, कोटा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर। तो आपका आंसर होगा जयपुर, कोटा के अंदर की गई थी। बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है, राजस्थान में नया हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया है? तो आपको बताना है नया हवाई अड्डा है वो कहाँ पर बनाया गया है राजस्थान के अंदर। चलिए बताइए दोस्तों। जैसलमेर है, बीकानेर है, किशनगढ़ है और गंगानगर है। तो आपका सही उत्तर होगा किशनगढ़। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि पहला मेगा फूड पार्क है कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो बताओ दोस्तों, जो पहला जो नया है फूड मेगा फूड पार्क है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो आपका यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा बताओ। तो ये पहला मेगा फूड पार्क है, ये रूपलगढ़ अजमेर में स्थापित किया गया है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए है, मेसा का पठार किस जिले में स्थित है? चलिए बताइए दोस्तों, मेसा का पठार है ये कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है और सिरोही है। चलिए बताइए इसका उत्तर। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेसा का पठार है ये कहाँ पर है? यह है चित्तौड़गढ़ के अंदर। मेसा का पठार है ये चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है ये कौन सा है? उड़िया पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है ये उड़िया का पठार है। और ये पठार है ये कहाँ पर है? तो ये आपके सिरोही के अंदर है। सिरोही के अंदर है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मेसा का पठार पूछे तो आपको चित्तौड़गढ़ बताना है। चित्तौड़गढ़ जिले में है मेसा का पठार। चलिए अब अगला प्रश्न आपका, राजस्थान के लोहा पुरुष माने जाते हैं। तो आपको बताना है राजस्थान की लोहा पुरुष है वो कौन माने जाते हैं, किसको माना जाता है लोहा पुरुष के? तो मोहनलाल सुखाड़िया है, माणिक्यलाल वर्मा है, दामोदर लाल व्यास है, जयनारायण व्यास है। तो आपको राजस्थान के लोहा पुरुष के बारे में बताना है। यह प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये आपका। तो इस प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और याद रखिएगा। तो राजस्थान का लोहा पुरुष है वो होगा दामोदर लाल व्यास होगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ से होता है? तो बताइए, राजस्थान में नमक उत्पादन है वो कहाँ पर होता है नमक उत्पादन? तो सांबर की झील में से, लुणकरणसर से, डिडवाना से और उपरोक्त सभी। तो राजस्थान में जो नमक उत्पादन है वो कहाँ कहाँ से होता है? तो इन सभी जगहों पर से राजस्थान में नमक का उत्पादन होता है। यहीं से ही राजस्थान में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। कोई भी ऐसे प्रश्नों को गलत नहीं करेगा। हाँ, और सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सभी प्रश्न को लास्ट तक देखें, इंपॉर्टेंट है आपके यहाँ पर। उपरोक्त सभी आपके आ जाएंगे। उपरोक्त सभी कर देना है आपको। सांबर झील से है, लूणकरण से है, डिडवाना से है, उपरोक्त सभी। तो आपको यहाँ पर डी ऑप्शन को बिल्कुल राइट कर देना है। डी ऑप्शन सभी विद्यार्थी को कर देना है, कोई भी गलत ना करे ऐसे प्रश्नों को, क्योंकि ये प्रश्न है जो एग्जाम में लगभग आते रहते हैं। ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में आते हैं, आपको किसी प्रकार से इन प्रश्नों को पूछ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा औसत होती है? तो राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा औसतन है वो कौन से जिले के अंदर होती है?
चलिए बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, जिला पूछा है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा झालावाड़ जिला हो जाएगा। कौन सा? झालावाड़ जिला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर संतरों का उत्पादन होता है, सर्वाधिक यहाँ पर संतरों का उत्पादन होता है। झालावाड़ को संतरों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में वर्षा होती है, सबसे ज्यादा यहाँ पर वर्षा होती है। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, ये तो जिला पूछा था, और सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, कौन से स्थान पर होती है, कौन से स्थान पर होती है? तो आपके कहाँ पर होती है? तो ये हो जाएगा माउंट आबू के अंदर। माउंट आबू के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है, यह ध्यान रखें। तो आपका सी ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो आपको बताना है राजस्थान के अंदर जो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या है, हो सकती है कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल के अंदर? तो बताइए कितनी हो सकती है? 15 है, 20 है, 30 है और 25 है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 30 हो सकती है सर। अधिकतम कितनी हो सकती है संख्या? 30 हो सकती है। तो आप ध्यान रखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। राजस्थान की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या है वो 30 हो सकती है। और अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अगला है, सिरोही जिला किस संभाग में स्थित है? तो आपको यहाँ पर बताना है जो सिरोही जिला है वो किस संभाग के अंदर स्थित है। चलिए बताइए दोस्तों कौन से संभाग के अंदर है? चलिए बताइए दोस्तों, पहले कौन से संभाग में था? तो ये पहले था जोधपुर संभाग के अंदर था, जोधपुर संभाग के था। तो उसके बाद में इनको 50 जिले बना दिए गए। तो उसमें उसके बाद में 50 जिले के बाद में कहाँ पर हो गया? तो ये पाली, पाली जिले के संभाग में आने लगा है। तो अब फिलहाल कहाँ पर आता है? तो ये अभी जोधपुर के अंदर आता है। चलिए अगला है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है, ये कहाँ पर स्थित है? तबीजी अजमेर में, लालगढ़ बीकानेर में, सेवर भरतपुर में, दुर्गापुरा जयपुर में। चलिए सभी विद्यार्थी फटाफट इसका आंसर बताएं। एक आपसे ये पूछते हैं कि सरसों सरसों बीज अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये आपके है सेवर, सेवर सेवर कहाँ पर है? सेवर भरतपुर के अंदर है। तो ये राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है, सेवर भरतपुर के अंदर है। ये ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। और ये आपका राष्ट्रीय बीजीय मसाला हो गया, तबीजी अजमेर में है। तो आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है, ये तबीजी में स्थित है, अजमेर के अंदर, अजमेर जिले में आता है तबीजी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, जाहिर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो आपको बताना है कि जाहिर पीर के नाम से हैं ये गोगा जी जाने जाते हैं। कौन है? गोगा जी है, ये जाहिर पीर के नाम से ये जाने जाते हैं, ये लोक देवता है। तो आपका डी ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? लालगिरी ने, भोलानाथ ने, चरणदास ने और संतदास जी ने। तो आपको बताना है अलखिया संप्रदाय की स्थापना है वो किसने की थी। चलिए सभी दोस्त इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे, कोई भी इसका उत्तर गलत नहीं करेगा। अलखिया संप्रदाय की स्थापना पूछा है, फटाफट आंसर दे, कोई भी गलत ना करे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लालगिरी से, ये ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न है, गणगौर त्योहार कितनी अवधि तक माना जाता है? तो चलिए दोस्तों बताओ कि गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? तो ये चैत्र मास के अंदर
मनाया जाता है गणगौर का त्योहार है। तो गणगौर के त्योहार को कितने दिन मनाते हैं? 14 दिन, 15 दिन, 18 दिन और 19 दिन। चलिए बताइए दोस्तों, गणगौर त्योहार है वो कितने अवधि तक मनाते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर है 18 दिन। कितने? 18 दिन तक है गणगौर त्योहार है बनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोडामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? तो कौन से स्थान पर कोडामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? कोडामार होली है कौन उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? चलिए बताइए। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बिनाई के अंदर है। बिनाई के अंदर ए ऑप्शन आपका राइट होगा। बिनाई अजमेर जिले का बिनाई के अंदर है कोडामार होली होती है। तो नेक्स्ट है, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा मेला है जो वर्ष में 2 बार होता है? बाणगंगा, महावीर जी, केला देवी, करणी माता। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो करणी माता है ये कहाँ पर है? देशनोक में है। देशनोक में है। देशनोक है बीकानेर में। तो आपका ये करणी माता का मेला है, ये वर्ष में 2 माह भरता है। 2 माह बन रहा है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा करणी माता। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है, हिंदू मुस्लिम सद्भाव का सर्वोत्तम मेला है। तो हिंदू मुस्लिम में सद्भाव का जो सर्वोत्तम मेला है वो कौन सा मेला है? कौन सा मेला है? गोगा मेला, तेजा मेला, रामदेवरा मेला और मल्लीनाथ मेला। तो हिंदू मुस्लिम सद्भावना का मेला है, ये हो जाएगा रामदेवरा मेला। रामदेवरा का मेला है, इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं, दोनों संप्रदाय के आते हैं, तो इसलिए ये सद्भावनाओं का मेला है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान संस्कृत में ओलंदी क्या है? तो बताएं, ओलंदी है क्या? विवाह का एक प्रकार है? नहीं। एक देसी खेल है? नहीं। राजस्थानी लोकगीत है? ये भी नहीं है। तो ओलंदी है नव वधु के साथ जाने वाले लड़की या स्त्री है, ये ओलंदी है। राजस्थान संस्कृति में ये ओलंदी है। नव विवाह जो वधु होती है उसके साथ लड़की या जो स्त्री जाती है उसको ओलंदी कहते हैं। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके लिए, बहुत ही बढ़िया। तो ये अपनी संस्कृति है, तो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिलों के घर कहलाते हैं। तो आपको बताना है कि बिलों के घर है वो क्या कहलाते हैं? कोल्लू है, कू, टापरा, बराड़ी और गोपना। तो बताएं, भील भील जनजाति के घरों को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा कू, टापरा कहलाते हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है आपका, वालर कहाँ पर प्रसिद्ध नृत्य है? वालर है, वालर है ये एक नृत्य होता है, ये ध्यान रखिए। वालर है ये एक नृत्य होता है। वालर नृत्य को कौन करते हैं? तो वालर को ग्रासीय लोग वालर नृत्य करते हैं। और ये ग्रासीय लोग है ये कहाँ पर रहते हैं? तो ये रहते हैं सिरोही के अंदर रहते हैं। ग्रासीय लोग है सिरोही के अंदर रहते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सिरोही। ये वालर है, वालर नृत्य है, ये सिरोही जिले का, सिरोही का ये प्रसिद्ध नृत्य है। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी है ध्यानपूर्वक प्रश्न देखें, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। चलिए अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? तो आपको बताना है कि जो ये बनी ठनी है ये कौन सी शैली से संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बनी ठनी है ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है, किशनगढ़। दोस्तों ये बनी ठनी का पेंटर था वो कौन था? तो बनी ठनी का पेंटर था निहाल चंद था। बनी ठनी का पेंटर था, ये किशनगढ़ शैली से हैं। कौन सी? किशनगढ़ से। अगला है, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली है। तो आप बताएं कि पशु पक्षियों को जो महत्व देने वाली चित्र शैली है वो चित्र शैली कौन सी है?
तो बताएं दोस्तों। तो यहाँ पर है किशनगढ़ है, बूंदी है, जयपुर है, मेवाड़ है। तो चलिए बताइए, पशु पक्षियों के महत्व देने वाली वो चित्र शैली है वो कौन सी है? तो आपका सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो वो है बूंदी शैली है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पशु पक्षियों को महत्व देने वाली जो चित्र शैली है वो बिंदु बूंदी शैली है। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, सभी विद्यार्थी है इस प्रश्नों को ध्यान पूर्वक देखें और कोई भी प्रश्नों में गलत ना करें। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? तो जो ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन किया जाता है वो चित्रांकन की विशेषता है वो कौन सी शैली की विशेषता है? तो दोस्तों ये उस्ता कला है। ये उस्ता कला क्या है? तो ये उस्ता कला है जो ऊंट की खाल पर जो चित्रकन करते हैं उसको वो उस्ता कला है। ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन किया जाता है तो उसको उस्ता कला कहते हैं। ये शैली है, ये बीकानेर शैली की विशेषता है। ये बीकानेर शैली की विशेषता है। तो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। सभी विद्यार्थी सी ऑप्शन को कर दें और कोई भी गलत ना करें। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अनाज रखने के लिए जिन्हें गोर और कोठे कहा जाता है किस सभ्यता से प्राप्त हुए? तो बताएं। ओजियाना से, कालीबंगा से, जोधपुर से और आहड़ से। तो जो अनाज रखने के लिए जो गोर और कोठे कहा जाता है वो सभ्यता वो किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा आहड़ सभ्यता से। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, आहड़ से। तो चलिए अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक स्थल है मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आपको बताना है कि ऐतिहासिक ऐतिहासिक स्थल जो मानगढ़ है वो राजस्थान के कौन सी जिले के अंदर है स्थित है? चलिए बताइए सभी दोस्त हैं, एक बार इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। कोई भी गलत नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी के सभी। और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हूबहू। अगर अभी आप याद नहीं करें तो बाद में आप पछताओगे, कहोगे कि ऐसे प्रश्न कहाँ से आ गए, ये प्रश्न तो हमारे को कराए, अब याद नहीं है। तो बाद में क्या होगा? जब चिड़िया चुग गई खेत, जब पछताए होत क्या। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है? बांसवाड़ा में। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, जवाहर सागर बांध है वो किस जिले में स्थित है? तो आपको झालावाड़ में, चित्तौड़ में, सवाई माधोपुर में, कोटा में। तो ये जवाहर सागर बांध है ये किस जिले के अंदर स्थित है? चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोटा बूंदी में है। ये कहाँ पर है? कोटा बूंदी में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में थार पाकरा गाय का उत्पत्ति स्थल है। थार पाकरा ये गाय की नस्ल है। ये थार पाकरा गाय की नस्ल है। ये कहाँ पर है? सुहाल हल्का नागौर, मालानी, बाड़मेर, पुष्कर, अजमेर, आबू सिरोही। तो ये नस्ल है, गाय की उत्पत्ति स्थल है वो कौन सा है? चलिए बताइए दोस्तों, कौन से उत्पत्ति स्थल है? तो आपका उत्तर हो जाएगी मालानी बाड़मेर में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। सभी विद्यार्थी बी ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वनस्थली विद्यापीठ डिम डिम्ड विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। तो आपको बताना है वनस्थली विद्यापीठ है किस जिले के अंदर स्थित है? ये विद्यापीठ है डिम्ड विश्वविद्यालय है। यह कौन सी जिले के अंदर स्थित है? चलिए बताइए दोस्तों। तो आपका उत्तर होगा टोंक जिले के अंदर है। कहां पर है? टोंक जिले के अंदर स्थित है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, बड़ला सोलर पार्क अवस्थित है। तो बड़ला जो सोलर पार्क है वो कहां पर अवस्थित है? चलिए बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ये आपका क्या हो जाएगा? कहाँ पर अवस्थित है? तो उत्तर होगा फलोदी। फलोदी में अवस्थित है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, वर्तमान में रिको द्वारा विकसित किए गए औद्योगिक क्षेत्र है।
तो रिको द्वारा जो विकसित किए गए जो औद्योगिक क्षेत्र है वो कौन से हैं? रिको के द्वारा विकसित किए गए औद्योगिक क्षेत्र हैं। कितने? 330, 370, 398 और 342। तो चलिए सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 398। 398 बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सभी विद्यार्थी सी ऑप्शन को सही कर दें। चलिए अगला प्रश्न आपका कि राजस्थान को किस खनिज पर एकाधिकार प्राप्त है? तो आपको बताना है कि राजस्थान के कौन सा खनिज है जिस पर राजस्थान का एकाधिकार प्राप्त है। कौन सा खनिज है? लोहा खनिज, क्रोमियम, जस्ता, मैग्नीशियम। कौन से खनिज पर एकाधिकार है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जस्ता पर एकाधिकार। सी ऑप्शन सही होगा। अगला है रेलवे की छोटी लाइन नैरो गेज राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये राजस्थान के कौन सी जिले में है जो सबसे छोटी लाइन है नैरो गेज है? कौन सी जिले के अंदर है? अलवर है, धौलपुर है, डूंगरपुर है, उदयपुर है। तो कहां पर है? तो आपका उत्तर होगा धौलपुर के अंदर। बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर पूछा है कि राजस्थान में मरु त्रिकोण संबंधित है। मरु त्रिकोण संबंधित किससे संबंधित है? राजस्थान में मरु क्षेत्र से, ऊर्जा उत्पादन से, पर्यटन विकास से और जल की कमी वाले क्षेत्र से। तो बताएं राजस्थान में मरु त्रिकोण संबंधित है किससे संबंधित है? चलिए फटाफट इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। कोई भी इसका उत्तर गलत ना करें। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह है पर्यटन विकास से संबंधित है। राजस्थान के मरु त्रिकोण है पर्यटन विभाग विकास से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आयुष्मान भारत नियोजन संबंधित है तो स्वास्थ्य से, रोजगार से, उद्योग से, शिक्षा से। तो आपको आयुष्मान से ना है, यह भारत की ये एक योजना है। स्वास्थ्य से संबंधित है ये योजना, स्वास्थ्य से। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आयुष्मान अगर अपना स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ ठीक रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना की पात्र महिला है। कौन सी महिला पात्र है इसके अंदर है? मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना जो जो योजना है ये योजना लागू की है। इसके अंदर पात्र महिला कौन सी है? विधवा है, परित्यक्ता है, तलाकशुदा है और उपरोक्त सभी है। तो इसके अंदर जो पेंशन धारक है तो ये विधवा भी होगी, परित्यक्ता भी होगी और तलाकशुदा भी होगी और उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर सभी महिलाएं हैं इस योजना के अंदर पात्र है। तो आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है राजस्थान में सहकारिता का शुभारंभ कब हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सभी ध्यानपूर्वक देख लें इस प्रश्न को। ये प्रश्न है कि राजस्थान में सहकारिता का शुभारंभ है वो कब हुआ था? तो सहकारिता का शुभारंभ है वो कब हुआ था? चलिए बताइए दोस्तों। 1904 में, 1905 में, 1907 में, 1911 में। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो उत्तर होगा 1904 के अंदर शुभारंभ हुआ था राजस्थान में सहकारिता का शुभारंभ। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है राजस्थान में 2011 में शिशु लिंगानुपात है। तो 2011 के अंदर राजस्थान के अंदर शिशु लिंगानुपात है वो कितना है? चलिए बताइए दोस्तों कितना है शिशु लिंगानुपात 2011 के अंदर कितना था? 922, 888, 988, 864। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। कोई भी विद्यार्थी इसका गलत ना करें। तो शिशु लिंगानुपात पूछा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपके लिए। तो आपका यहाँ पर शिशु लिंगानुपात था 2011 के अंदर तो 888 था। 888 था। तो सी बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजस्थान में 2011 में जो शिशु लिंगानुपात था 888 था। सभी विद्यार्थी 888 बी ऑप्शन को राइट कर दें, कोई भी गलत ना करें।